हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षनार और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन जो आईसीएआई ने लॉन्च किया है या फिर जो आईसीएआई ने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो अभी ड्राफ्ट स्टेटस में है। नेक्स्ट 30 डेज तक आप चाहो तो अपने सजेशंस दे सकते हो। इफ एंड ओनली इफ अगर आप मेंबर हो तो ही आप सजेशन दे सकते हो। तो अगर आपको कुछ सजेशन देना है अबाउट दिस न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपने सजेशन आईसीएआई तक पहुंचा सकते हो। उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे क्या क्या चेंजेस आईसीएआई ने प्रपोज किए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बहुत सारे वीडियोस तो देख लिए होंगे क्या क्या चेंजेस होने वाले, बट यहाँ पे डेफिनेटली मैं वो सारे चेंजेस को कवर भी करूंगा, प्लस मैं अपना खुद का एक ओपिनियन भी रखूंगा। एंड आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अप दोज पॉइंट्स जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम ऑफ एजुकेशन में कवर्ड नहीं थे एंड कवर्ड नहीं है, एंड आईसीआई को उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए था। बट सबसे पहले तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल गिविंग अ वेरी बिग थम्स अप टू आईसीआई, बिकॉज हमने देखा होगा कि जो पहले जो आईसीआई था इट वाज वेरी रिजिड कि उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें 8 पेपर्स रखने, तो हम 8 पेपर्स रख के रहेंगे। हम पेपर्स कम नहीं कर सकते, हम पेपर्स कम नहीं कर सकते, हम हमारा टफनेस लेवल कम नहीं कर सकते, हम इतने फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। बट यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट 3-4 ईयर्स में आईसीआई ने हमारी डिमांड्स को फुलफिल किया है एंड डेफिनेटली दोज डिमांड्स वर वेल रिक्वेस्टेड एंड दे वर रिक्वायर्ड एज वेल। सो डेफिनेटली आईसीआई को कूडोज मिलना चाहिए इसके लिए, बिकॉज आपको पता होगा 2 साल पहले आईसीआई ने एमसीक्यू इंट्रोड्यूस करवाया सीए इंटरमीडिएट लेवल पे, सीए फाइनल लेवल पे, एज वेल एज अभी जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर आईसीआई एट सीए फाइनल लेवल में सारे पेपर्स में एमसीक्यू रखने वाला है, एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट के कुछ पेपर्स में एमसीक्यू होने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे क्यों कंपेरिजन कर ले कि जो एग्जिस्टिंग अपनी स्कीम है दैट इज द करंट स्कीम प्लस द और जो प्रपोज्ड स्कीम है, दोनों में क्या फर्क है। तो सबसे पहले अगर हम करंट स्कीम के बारे में डिस्कशन करें तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 लेवल में डिवाइडेड था हमारा सीए सिलेबस। नंबर 1 था फाउंडेशन, फिर उसके बाद था सीए इंटरमीडिएट एंड तीसरा था सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन अगेन 4 पेपर्स में डिवाइडेड था, ईच पेपर ऑफ 100 मार्क्स, टोटल ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। इंटरमीडिएट 2 ग्रुप में डिवाइडेड था, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 में 4 पेपर्स थे, ग्रुप 2 में अगेन 4 पेपर्स थे। टोटल आपके हो गए 800 मार्क्स एंड ग्रुप 1 में 400 मार्क्स, ग्रुप 2 में 400 मार्क्स। फिर टोटल जो सब्जेक्ट्स थे वो 11 सब्जेक्ट है, बिकॉज डीटी जीएसटी 2 अलग अलग सब्जेक्ट थे बट एक ही पेपर था। एफएमई को 2 अलग अलग सब्जेक्ट थे बट पेपर एक ही था, तो टोटल आपके 11 सब्जेक्ट है। फिर अपना फाइनल था दैट वाज ग्रुप 1 एंड अगेन ग्रुप 2 में डिवाइडेड था, ग्रुप 1 में 4 पेपर्स एंड ग्रुप 2 में 4 पेपर्स। तो ये जो अपना करंट स्कीम है उसके ऊपर डिस्कशन है। और ये वाला जो स्कीम है रिसेंटली आईसीआई ने 2018 में ही इसको चेंज किया था। पहले 7 पेपर होते थे इंटरमीडिएट में, अब इंटरमीडिएट में 8 पेपर हो गए थे फ्रॉम 2018। सिमिलरली फाइनल में पहले इसका था, इसका को निकाल गया, अभी मल्टी डिसिप्लिन, अभी केस स्टडी वाला इलेक्टिव पेपर ला दिया गया था। तो ये वाला जो करंट स्कीम चल रहा था वो नया लाया गया था इन 2018 एंड अभी वापस लाइक विद इन 3 to 4 ईयर आईसीआई ने एक न्यू स्कीम लॉन्च की, दैट इज द प्रपोज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो आप पहले डिस्कशन करेंगे कि अपना सिलेबस कब चेंज होता है। तो एवरी 10 ईयर्स में एक बार अपना सिलेबस चेंज होता था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ये वापस एक और बार चेंज होने वाला है अपना पूरा सिलेबस। एंड ये वाला जो चेंज है, आई मस्ट से ये वाला जो चेंज है वो 2018 में जो स्कीम इंट्रोड्यूस की थी उससे ज्यादा बेटर है एंड उससे ज्यादा इंपैक्टफुल चेंज है ये वाला। तो सबसे पहले अगर हम प्रपोज स्कीम में बात करें तो यहाँ पे अभी उसको फाउंडेशन नहीं बोला गया, यहाँ पे एंट्री लेवल लिखा गया, तो मे बी शायद इसको वापस ये लोग सीपीटी बोले या फिर कॉमन एग्जामिनेशन टेस्ट बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेपर्स होंगे वो 4 पेपर्स होंगे, बट जो सब्जेक्ट है वो 4 सब्जेक्ट ही होने वाले। पहले फाउंडेशन में 6 सब्जेक्ट होते थे। फिर उसके बाद बात होगी इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट लेवल की, इसमें अगेन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में डिवाइडेड रहेगा, बट यहाँ पे दोस्तों हर एक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर होंगे। तो टोटल आपके ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 मिला के 6 पेपर हो गए। पहले 8 पेपर थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा 2 पेपर का रिडक्शन हो गया, मतलब आपको 2 पेपर की मेहनत कम करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो 8 सब्जेक्ट है, पहले 11 सब्जेक्ट होते थे। उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज इंट्रोड्यूस की, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स। तो ये क्या है इसके ऊपर हम डिस्कशन आगे करेंगे, बिकॉज ये एक प्रपोज्ड स्कीम में प्रपोज किया गया है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ 4 सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल, कौन कौन से मॉड्यूल है, कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से चैप्टर्स है, इसका हम डिटेल डिस्कशन बाद में आगे करने वाले, बट ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है आईसीआई ने। उसके बाद यहाँ पे अपना होगा फाइनल और इक्विवेलेंट लेवल। अगेन इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया रहेगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एंड यहाँ पे और एक गुड न्यूज है, जो हमारे नंबर ऑफ पेपर्स पर ग्रुप है वो है 3 पेपर्स इन ग्रुप 1 एज वेल एज 3 पेपर्स इन ग्रुप 2। तो टोटल अपने जो पेपर्स है ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 मिला के 6 पेपर्स है। पहले जहाँ पे 8 पेपर्स होते थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा रिडक्शन हो चुका है अपने सिलेबस का। सो दिस इज अ वेरी गुड चेंज एंड इज अ मच नीडेड चेंज, बिकॉज लोगों में इतना डर था कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, कवर ही नहीं कर पाते हम पूरी तरह से। तो इससे क्या होता है कि जो चार्टर्ड क्लियर कर पाते हैं उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं होता, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हर एक सब्जेक्ट का होता है। बट अभी क्या किया, नंबर ऑफ पेपर्स रिड्यूस हो गए, तो हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, विच इज वेरी गुड आई फील।
उसके बाद अगर हम फाउंडेशन लेवल की बात करें तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, फाउंडेशन लेवल की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे अगर हम करंट स्कीम में बात करें तो नंबर 4 पेपर होते, जैसा कि हमने डिस्कशन किया। तो सबसे पहला जो पेपर था वो था प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा जो पेपर था बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, तीसरा जो पेपर था वो था बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड चौथा पेपर था बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अब प्रपोज स्कीम में क्या किया है, प्रपोज स्कीम में पेपर नंबर 1 हमारा अकाउंटिंग के नाम से जाना जाएगा, पेपर नंबर 2 सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉज है तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग को निकाल दिया है, पेपर 3 अगेन सेम है, उसका नाम बस चेंज कर दिया, सब्जेक्ट का अभी रखा गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड इसमें अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बिजनेस मैथमेटिक्स होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा। फिर पेपर नंबर 4 में अपने पास बिजनेस इकोनॉमिक्स है, पहले भी बिजनेस इकोनॉमिक्स होता था बट अब जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है इसको आईसीएआई ने निकाल दिया फ्रॉम सीए फाउंडेशन या फिर एंट्री लेवल जो आईसीएआई ने बोला है। सो दीज आर दी चेंजेस इन फाउंडेशन पेपर लेवल पे। अगर हम और डिस्कशन करें अबाउट फाउंडेशन लेवल तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि आपको मैं बताता हूँ सबसे बड़ा चेंज क्या है। सबसे बड़ा चेंज तो मैंने आपको बताया कि ये वाले जो चेंजेस है वो हो गए। उसके बाद क्या चेंज है तो नंबर ऑफ पेपर्स 4 ही रहने वाले, करंट और प्रपोज दोनों में। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन जो करंटली अभी कितने एग्जाम होते थे अपने पर ईयर 2 एग्जाम होते थे, यहाँ पे आईसीआई ने प्रपोज किया टू बी इंक्रीज टू 3 आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे एटलीस्ट आईसीआई सोच रहा है कि हम 3 एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं इन अ ईयर, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो दैट मीन्स हर 4 मंथ्स में एक एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे करंटली तो आईसीआई ने 2 लिखा है, वी हैव प्रपोज्ड 2, बट यहाँ पे ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है टू बी इंक्रीज to 3 after the systems are in place। तो एक बार आईसीआई के सिस्टम्स डेवलप हो जाएंगे तो might as well we will see a possibility of having 3 examinations in a year, which is very great। मीडियम ऑफ लैंग्वेज अगेन इंग्लिश और हिंदी है। मैनर ऑफ असेसमेंट आपको पता होगा सीए फाउंडेशन लेवल पे अभी जो करंट असेसमेंट चल रहा है दैट इज 200 मार्क्स से एमसीक्यूज होते हैं, 200 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वही मैनर ऑफ असेसमेंट अभी यहाँ पे रखा गया है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन एंड अपीयरेंस इन फाउंडेशन एग्जाम सेम है, कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पे हुआ नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपकी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती थी तो कभी तो फिलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था उस रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी को लेकर, बट यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की आपकी वैलिडिटी है वो 4 ईयर्स हो गई है। 4 ईयर्स के बाद फिर भी अगर आपको रजिस्टर करना है फॉर सीए फाउंडेशन तो आपको कुछ एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। पास परसेंटेज पहले कैसा होता था कि आपको मिनिमम हर एक पेपर में 40% चाहिए एंड आपको एग्रीगेट बेसिस पे 50% चाहिए, बट अभी क्या कर दिया आईसीआई ने बोल दिया कि भाई हर एक पेपर में आपको 50% चाहिए पासिंग के लिए, एंड ओवरऑल तो 50% एग्रीगेट होना ही है अगर आप 50% पास कर रहे हो इन ईच पेपर। तो अभी पासिंग परसेंटेज में थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है बिकॉज पहले क्या होता था 40% चाहिए होता था पर पेपर में और ओवरऑल 50% चाहिए था, बट आपको इंडिविजुअली हर एक में 50% हो गया। तो आई फील इससे थोड़ा सीए फाउंडेशन का परसेंटेज कम हो जाएगा एंड डेफिनेटली जो फिल्टर होता है एट द स्टार्टिंग की भाई आपको सीए कोर्स में जुड़ना है नहीं जुड़ना है, अगर बहुत सारे लोग सीए फाउंडेशन पे फेल हो रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा कि भाई सीए इज द कोर्स नॉट फॉर देम एंड दे मे लुक फॉर सम अदर कोर्सेज एज वेल। तो आई थिंक ये पास परसेंटेज वाला थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चेंज किया आईसीआई ने, बट डेफिनेटली आईसीआई की कुछ थिंकिंग होगी इसके ऊपर। एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली है, पेपर नंबर 3 और 4 में पता होगा कि जो सीए फाउंडेशन लेवल पे वो एमसीक्यू पेपर है तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है वो पर्टिकुलर पेपर्स में और पहले भी नेगेटिव मार्किंग थी वो पर्टिकुलर पेपर्स में। तो बस यहाँ पे एक मेजर चीज अगर मैं सीए फाउंडेशन के बारे में बोलूँ तो थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स को निकाल दिया है एंड एक और जो चीज इंट्रोड्यूस की दैट इज 50% रिक्वायर्ड है आपको हर एक पेपर में टू पास सीए फाउंडेशन। उसके बाद अगर हम इंटरमीडिएट लेवल के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया करंट स्कीम में 8 पेपर है, बट जो प्रपोज स्कीम की है आईसीआई ने वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हो चुके हैं 6, तो आपके 2 पेपर रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कौन से पेपर्स आपके निकल गए, कौन से पेपर्स आपके मर्ज हो गए। तो सबसे पहला जो पेपर है दैट इज पेपर नंबर 1 इन करंट स्कीम, पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग। अब जो करंट स्कीम में पेपर नंबर 1 हो गया वो आपका एडवांस अकाउंटिंग हो गया, तो जो आपका अकाउंटिंग है वो चला गया सीए फाउंडेशन में। अब वो चैप्टर्स जो इंटरमीडिएट लेवल के अकाउंट्स में थे वो सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में गए। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है बट वी वुड हैव टू वेट फॉर द सिलेबस टू कम। सो अभी जो पेपर नंबर 1 अपना करंट स्कीम प्रपोज स्कीम में हो चुका है सीए इंटरमीडिएट दैट इज एडवांस अकाउंटिंग। उसके बाद अपन बात करते हैं पेपर नंबर 2 अपने करंट स्कीम में है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। जो प्रपोज स्कीम में पेपर नंबर 2 अगेन सिर्फ कॉर्पोरेट लॉज है, तो अदर लॉज जो है बेसिकली अपने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हो गए एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गए, तो वो शायद वो वाले लॉज अभी निकल जाएंगे मेरे हिसाब से, अगर हम फिर वर्डिंग्स पे जाए तो सिलेबस आना भी बाकी है। पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रपोज करंट स्कीम में ये है, प्रपोज स्कीम में भी सेम है पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। करंट स्कीम में पेपर नंबर 4 है टैक्सेशन विच इंक्लूड डायरेक्ट टैक्सेशन एज वेल एज जीएसटी। सिमिलरली पेपर नंबर 4 ऑफ प्रपोज स्कीम में भी टैक्सेशन है विच इंक्लूड्स डायरेक्ट टैक्सेशन एंड जीएसटी। उसके बाद अपन बात करते हैं पेपर नंबर 5 ऑफ करंट स्कीम दैट इज एडवांस अकाउंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया न्यू स्कीम में अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स को मर्ज करके पेपर नंबर 1 में इंक्लूड कर दिया दैट इज एडवांस अकाउंटिंग। तो अभी करंट स्कीम में प्रपोज स्कीम में पेपर नंबर 5 जो है दैट इज ऑडिटिंग एंड कोड ऑफ एथिक्स।
ठीक है। अपना जो करंट स्कीम है उसके अंदर पेपर नंबर 6 है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, बट अभी यहाँ पे वो जो पेपर हो चुका है ऑडिटिंग एंड कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ एथिक्स में आई थिंक थोड़े जो प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट है जो हम सीए फाइनल में कवर करते हैं, थोड़ा बहुत पार्ट इसको कोड ऑफ एथिक्स में मतलब सीए इंटरमीडिएट में लेके आ जाएगा आईसीआई। उसके बाद करंट स्कीम में पेपर नंबर 7 इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड पेपर नंबर 8 इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स। तो ये पेपर नंबर 7 और 8 को क्लब कर दिया गया है और उसमें से चीजों को निकाल दिया गया है। तो सबसे पहले तो भाई एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम को निकाल दिया गया है, तो ईआईएस को निकाल दिया गया। अगर ये सुन के आपको खुशी मिली है सी इंटरमीडिएट वाले बच्चों तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो ईआईएस निकल चुका है, पेपर नंबर 8 से इकोनॉमिक्स निकल चुका है। अब आप लोग ईआईएस निकला है तो किधर गया, अभी एज ऑफ नो कुछ आइडिया नहीं है कि वो ईआईएस को कंप्लीटली आईसीए ने निकाल दिया, फिर कुछ इसको बाद में इंट्रोड्यूस कराएगा ऐसा सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल फॉर सीए इंटरमीडिएट। बट यहाँ पे यस इकोनॉमिक्स जो है, जो अपना पेपर नंबर 8 था ऑफ सीए इंटरमीडिएट, उसको जो इकोनॉमिक्स है अभी सीए फाउंडेशन में लेके चले गए। अब वो जो चैप्टर्स है उसको भी सीए फाउंडेशन में लेके गए कि नहीं लेके गए वो अब तक पता नहीं है, बट यस पेपर नंबर 8 से निकल के अभी वो सीए फाउंडेशन में चला गया है। तो अब यहाँ पे अपना जो पेपर नंबर 6 हो चुका है वो हो चुका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और दोनों का जो वेटेज है वो 50 मार्क्स 50 मार्क्स है। तो अपन पेपर नंबर 6 को एफएसएम करके बुला सकते हैं, दैट इज फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इस तरह से अपना इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर है। टोटल जो पेपर है वो 6 पेपर हो चुके हैं, पहले 8 पेपर होते थे। पेंसिल गिर गई थी, हाँ। सो उसके बाद अगर हम इंटरमीडिएट लेवल की बात करें तो नंबर ऑफ पेपर्स हमें पता था, पहले 8 पेपर्स होते थे, 2 ग्रुप्स ऑफ 4 पेपर ईच। बट जो अभी प्रपोज किया गया है भाई 6 पेपर्स प्रपोज किए हैं, 2 ग्रुप्स होंगे अभी भी, बट एक ग्रुप में 3 पेपर होंगे। उसके बाद मैनर ऑफ असेसमेंट, तो मैनर ऑफ असेसमेंट अभी क्या चल रहा है, तो इट इज पार्शियली ऑब्जेक्टिव एंड पार्शियली सब्जेक्टिव। तो अभी क्या होता है ना, 8 में से 4 पेपर में आपको 30 मार्क्स की एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो टोटल 120 मार्क्स की एमसीक्यूज अभी पूछे जाते हैं विद नो नेगेटिव मार्किंग। एंड इट इज अ क्लोज्ड बुक एग्जामिनेशन। हमें पता है इंटरमीडिएट में हमें कोई बुक्स लेके जाना अलाउड नहीं है। 30% एमसीक्यू होते हैं, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू होते हैं, 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता फॉर एमसीक्यूज। एंड अभी जो प्रपोज किया गया है वो क्या प्रपोज किया गया है, सबसे पहले अगेन पार्शियली ऑब्जेक्टिव एंड पार्शियली सब्जेक्टिव, 30% केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज एंड 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इन ऑल पेपर्स। वाह वाह वाह, मतलब आपके 6 पेपर होने वाले हैं, 6 के 6 पेपर में 30 मार्क्स ही आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो बेसिकली 600 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 180 मार्क्स के आपका एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड। तो आपके सारे पेपर्स में एमसीक्यू हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि अकाउंट से भी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एंड कॉस्ट में भी एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो ऑल द पेपर्स में आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे एंड 70% मार्क्स, 70% जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। उसके बाद सारे एग्जामिनेशन होंगे, क्लोज्ड बुक होंगे, तो कोई भी ओपन बुक का यहाँ पे एज ऑफ नो प्रोविजन रखा नहीं है आईसीआई ने। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, अब ये पता नहीं कंप्यूटर बेस्ड कैसे होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड कैसे होगा अगर आप डिस्क्रिप्टिव रख रहे हो तो, बट क्या पता आईसीआई इज ऑल्सो थिंकिंग ऑन अ पॉसिबिलिटी की जहाँ पे आपको अपने आंसर्स टाइप करने पड़े, बट अभी तक कुछ श्योरिटी नहीं। उन्होंने फिजिकल एग्जामिनेशन फिलहाल के लिए तो वो रखेंगे मेरे हिसाब से। उसके बाद द काउंसिल में अडॉप्ट, ये एक डिफिकल्ट पॉइंट है, ये डिफिकल्ट नहीं आई वुड से, ये थोड़ा खतरनाक पॉइंट आईसीआई ने आप लिखा है। द काउंसिल में अडॉप्ट द क्राइटेरिया ऑफ नेगेटिव मार्किंग इन पेपर और पेपर्स हैविंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब जो 180 मार्क्स के जो अपने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं, दैट इज एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ नेगेटिव मार्किंग आईसीआई सोच रहा है कि वो कर सकता है सीए इंटरमीडिएट लेवल पे। फाउंडेशन लेवल पे तो कंपलसरी नेगेटिव मार्किंग है ही, इंटरमीडिएट लेवल पे एज ऑफ नो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट यहाँ पे आईसीआई ने एक प्रोविजन रखा है कि अगर वो सारे पेपर्स में एमसीक्यू इंट्रोड्यूस करता है तो वो शायद नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, ये काउंसिल डिसाइड करेगा ऐसा करना है कि नहीं करना है। तो लेट्स सी काउंसिल क्या डिसाइड करता है इंटरमीडिएट लेवल पे, क्या वो नेगेटिव मार्किंग को एप्लीकेबल करता है कि नहीं करता है। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल के लिए एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन एक बार देख लेते हैं भाई। करंटली और जो प्रपोज है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, एलिजिबिलिटी सेम है। सबसे पहले तो कैंडिडेट हुआ क्वालिफाइड सीए फाउंडेशन एग्जाम, सो अगर कोई सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर दिया तो वो सीए इंटरमीडिएट के लिए एनरोल करवा सकता है। उसके बाद आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट दे सकते हो अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हो। डायरेक्ट एंट्री रूट से अगर आप आ सकते हो तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो विद मिनिमम 55% मार्क्स, और आप कोई और ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। तो लेट्स से अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हो तो आपको 55% मार्क्स चाहिए मिनिमम अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। बट आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, आप साइंस के हो या आर्ट्स के हो या कोई भी अदर फील्ड के हो, तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए टू अपीयर फॉर डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पास कैंडिडेट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, तो जो सीएस और सीएमए है, जो लोग ने इंटरमीडिएट लेवल क्लियर किया ऑफ देयर ओन रिस्पेक्टिव कोर्सेज, दैट इज सीएस एंड सीएमए, वो डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं, उनको सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी भी करंटली ऐसा होता था, प्रपोज में भी कोई चेंज नहीं है इसके रिलेटेड। उसके बाद फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए जो स्टडी पीरियड था
मिनिमम स्टडी पीरियड जो प्रिस्क्राइब किया गया था आईसीएनएफ और सीए इंटरमीडिएट ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया था। तो स्टडी पीरियड एक्ट में भी डिसाइडेड फ्रॉम काउंसिल टाइम टू टाइम ऐसा कुछ आईसीआई बताता था फॉर फाउंडेशन जो फाउंडेशन रूट से क्लियर हुए हैं। तो उनके लिए कुछ मिनिमम स्टडी पीरियड आईसीआई ने नहीं बताया था। बट जो डायरेक्ट एंट्री वाले लोग थे उनके लिए क्या रूल था कि भाई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 months ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तब भी आप सीए इंटरमीडिएट दे सकते हो। बट अभी उसको चेंज करके 8 months ऑफ स्टडी पीरियड कर दिया है। ठीक है, तो अभी इसको 8 months ऑफ स्टडी पीरियड कर दिया है। अभी आई एम नॉट श्योर कि 8 months ऑफ स्टडी पीरियड क्यों लिखा है। मतलब अभी डायरेक्ट एंट्री वाले पहले अपना एग्जाम देंगे फिर आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे, वरना क्या होगा इसका अब तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। इसका कुछ क्लैरिटी आएगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के पिंड कमेंट में आपको बता दूंगा। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल मैंने बताया नंबर ऑफ एग्जामिनेशन फिलहाल तो 2 है। आगे आईसीआई ने 3 सोचा है कि अपने उनके माइंड में एटलीस्ट ये चीज है कि हम 3 एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं क्या। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे मैंने आपको बता दिया पास परसेंटेज जो क्राइटेरिया है वो सेम टू सेम है। तो बेसिकली आपको इंडिविजुअल हर एक पेपर में 40% मार्क्स चाहिए एंड ओवरऑल आपको 50% चाहिए। तो अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो तो आपको 300 चाहिए एग्रीगेट में मिनिमम, प्लस आपको इंडिविजुअल पेपर्स में 40 या 40+ आपको स्कोर करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे आईसीआई ने इंट्रोड्यूस की है दैट इज रिलेटेड टू एग्जामिशन। अब ये जो एग्जामिशन का रूल है इट इज एप्लीकेबल टू सीए फाइनल एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, दोनों के लिए ये वाली चीज है वो एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इफ अ स्टूडेंट सिक्योर 60% और मोर इन पेपर्स इन 1 attempt एग्जामिशन इज अलाउड फॉर पेपर्स इन द इमीडिएट 3 attempts। ये तो हमको पता है कि भाई अगर आपने कोई भी पेपर में 60 या उससे ज्यादा स्कोर किया है तो जो भी आपके मार्क्स है आप उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बिकॉज आपको वो सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो चुका है। तो आपका जितने भी मार्क्स है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे एंड आपको वो पर्टिकुलर पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। बट देयर आफ्टर एग्जाम्प्टेड पेपर्स विल बी ट्रीटेड एज परमानेंटली पास्ड एंड द स्टूडेंट हैज टू स्कोर 50% इन द रिमेनिंग पेपर इंडिविजुअली। तो ये एक थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इसको आपको समझाना पड़ेगा। तो अभी करंटली क्या होता था, मान लो आपने सीए इंटरमीडिएट का पेपर दिया है, ठीक है, सीए इंटर ग्रुप 1 आप दे रहे हो, ठीक है, December 21 ये सेम चीज इंटर एज वेल एज फाइनल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, December 21 आपने दिया ग्रुप 1 और सीए इंटरमीडिएट, ठीक है, उसमें जो आपका पेपर नंबर 1 था अकाउंट्स, उसमें आपके आए 60 मार्क्स। पेपर नंबर 2 था लॉ, उसमें आपके 40 मार्क्स। पेपर नंबर 3 था आपका कॉस्ट, उसमें आपके आए 40 मार्क्स। पेपर नंबर 4 था आपका टैक्स, उसमें आपके आए 40 मार्क्स। ठीक है, अगर हम इसका टोटल करें तो 60 + 40 100 + 40 140 + 40 180। अगर हम टोटल देखें तो आपका 200 से लेस है तो आप हो जाओगे फेल। ठीक है, माना आपका इंडिविजुअली 40 से ज्यादा था बट एग्रीगेट में आपको 50% चाहिए था तो आप हो गए फेल। बट ये जो आपने 60 स्कोर किया है ना, ये वाला 60, ये वाला जो पेपर है आप इसमें एग्जामिशन क्लेम कर सकते हो, बिकॉज एग्जामिशन का रूल क्या कहता है, अगर आपको 60 या 60+ है, ठीक है, 60 या 60+ है तो वो वाला पर्टिकुलर पेपर के जो मार्क्स है आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट। ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग करंटली। ठीक है, तो अभी आप इसको नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मान लो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे फॉर May 22, November 22 एंड इसको आप कैरी कर सकते थे May 23 तक आप इसको एग्जामिशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। तो अभी मान लो आपने इसको कैरी फॉरवर्ड किया, May 22 में अगेन आप फेल हो गए, November 2022 में अगेन आप फेल हो गए, अब आ गया May 23 में आपके अकाउंट्स का जो एग्जामिशन वाले मार्क्स है वो तो सेम ही रहेंगे, बिकॉज आपने एग्जामिशन क्लेम किया तो आपको अकाउंट से 60 मिलेंगे। लॉ में आपको मिले 50, ठीक है, पर कॉस्ट में आपको मिले 50 नहीं, चलो कॉस्ट में आपको मिले अगेन 40 और टैक्स में आपको मिले 40। तो यहाँ पे अगर हम आपका टोटल देखें तो 60 + 50 110 + 40 150 190, अगेन यहाँ पे आपको 190 मिले और आप हो गए फेल, बिकॉज टोटल आपको एग्रीगेट में 200 चाहिए था, तो आप हो गए फेल एंड आपका जो एग्जामिशन है हो गया लैप्स, बिकॉज एज पर करंट रेगुलेशंस आप सिर्फ 3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपनी एग्जामिशन को। तो ये वाला जो अकाउंट्स का एग्जामिनेशन है वो हो गया लैप्स। ठीक है, बट मानो अगर आप May 23 में आपने अकाउंट्स में 60 स्कोर किया होता, लॉ में 40 स्कोर किया होता, कॉस्ट में 50 स्कोर किया होता और टैक्स में 50 स्कोर किया होता, तो आपको हो जाता 200 और आप हो जाते पास।
ठीक है, बिकॉज 60 प्लस 40 100 प्लस 50 50 200 तो आप डिक्लेयर किए जाते कि भैया पास हो गए हो, बिकॉज यहाँ पे आपने 60 जो है वो एग्जामिशन का क्लेम कर लिया, रिमेनिंग में आपकी 40% ज्यादा और एग्रीगेट आपका 200 बैठ चुका है, तो आप हो चुके हो पास। ये वाला सिनेरियो होता करंट सिनेरियो में, एंड चीजें वैसी चलती रहती, आप अपना ग्रुप 1 क्लियर हो गए। बट अभी क्या हो गया है, अभी ये हो गया कि ये जो आप 60 मार्क्स का जो एग्जामिशन है, मानो अगर आप फेल हो गए तो आप उसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अभी आपने मई 23 में आप फेल हो गए तो आप नवंबर 24 में इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जबकि ये आपका 4th अटेम्प्ट है। करंट रेगुलेशन के हिसाब से आप ऐसा नहीं कर सकते, बट जो आईसीएआई ने प्रपोज किया है उसमें आपने एक बार एग्जामिशन क्लेम कर ली तो आप उसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट अभी यहाँ पे कैच ये है कि 3 अटेम्प्ट के बाद अगर आप वो एग्जामिशन यूज करते हो तो आपको क्या करना होगा। 3 अटेम्प्ट के बाद मानो आपका एग्जामिशन में जो अकाउंट है वो तो 60 रहेगा, इसके बाद ये जो लॉ में आपको 40 है, कॉस्ट में आपको है 50 और टैक्स में आपको है 50, टोटल हो गया आपका 200। लॉजिकली देखा जाए तो आप पास हो गए हो, ठीक है, लॉजिकली देखा जाए तो आप पास हो गए हो, बट नहीं, यहाँ पे आईसीएआई बोलता है नहीं बेटा नहीं, आप पास नहीं हुए हो, आप हुए हो फेल। अब पूछो कि भैया क्यों क्यों क्यों, भाई मेरे इंडिविजुअल हर एक में 40 से प्लस आए, 40 प्लस आए, ठीक है, 40 या 40 प्लस आए तो मैं इंडिविजुअली तो हर एक सब्जेक्ट में पास हूँ, प्लस मेरा एग्रीगेट भी 200 बैठ रहा है, तो मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। तो यहाँ पे आईसीएआई ने एक नया चीज इंट्रोड्यूस की है कि अगर आपने 3 अटेम्प्ट से ज्यादा कोई एग्जामिशन यूज किया है तो आपको वो पेपर के अलावा बाकी जो भी पेपर आपने अटेम्प्ट किए हैं उसमें मिनिमम आपको 50% प्लस मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, मतलब 50 या उससे ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। तो मानो नवंबर 24 में आप अटेम्प्ट दे रहे थे अपना, ठीक है, और ये जो आपने अकाउंट्स में एग्जामिशन क्लेम किया था दिस इज पोस्ट योर 3rd अटेम्प्ट, तो मान लो ये आपका 4th अटेम्प्ट है जहाँ पे आप एग्जामिशन क्लेम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके अकाउंट्स के मार्क्स 60 रहेंगे, बट यहाँ पे लेट्स आपके लॉ में है 50, कॉस्ट में है 50 और टैक्स में है 50, तो टोटल आपका हो गया 210 एंड आप हो गए पास। बिकॉज ये 60 तो आपका एग्जामिशन था तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे तीनों में आपको 50 या उससे ज्यादा आया है इंडिविजुअली हर एक पेपर में, इसलिए आप पास हो गए। एंड ऑब्वियसली अगर आपको रिमेनिंग जो भी पेपर है उसमें अगर 50 प्लस आ रहा है, ठीक है, एंड आपको एग्जामिशन आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जो एग्रीगेट है वो 200 प्लस या 400 प्लस तो बैठने ही वाला है। तो ये वाला लॉजिक अभी आईसीएआई ने अप्लाई किया है। इफ यू आर यूजिंग योर एग्जामिशन फॉर मोर देन थर्ड अटेम्प्ट के बाद, अगर आप विद इन 3rd अटेम्प्ट तक उसको यूज करते हो तो आपको ये वाला सिनेरियो एप्लीकेबल हो जाएगा, जहां पे मैंने बताया था ना कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में 40 भी आया तो भी चलेगा, उसमें कुछ इश्यू नहीं, बट एग्रीगेट में आपको 200 लेके आना है और इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट में आपको पास तो होना ही है। बट यहाँ पे आपको इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में 50 लेके आना है, वो कंपल्शन नहीं है अगर आप अपनी जो एग्जामिशन है विद इन 3 अटेम्प्ट्स यूज करते हो तो। अगर आप उसको 3rd अटेम्प्ट के बाद यूज करोगे तो आपको ये वाला सिनेरियो याद रखना पड़ेगा, जहां पे आपको इंडिविजुअली हर एक पेपर में 50 प्लस मार्क्स स्कोर करने, 50 या 50 प्लस मार्क्स स्कोर करने। तो आई होप आपको समझा होगा कि मैं एग्जामिशन का क्या मतलब कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अगेन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में डिस्कशन किया, जहाँ पे मैंने बताया था कि आईसीएआई इज थिंकिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नेगेटिव मार्किंग इन सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। उसके बाद आ जाता है अपना सीए फाइनल, उसके बाद आ जाता है अपना सीए फाइनल। तो हमें पता है करंटली सीए फाइनल में 8 पेपर्स है एंड 8 ही सब्जेक्ट है, एंड अभी आईसीएआई ने प्रपोज किया है सीए फाइनल में 6 सब्जेक्ट होंगे और 6 पेपर्स होंगे। तो कौन कौन से पेपर निकल गए पहले उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करंट स्कीम में, प्रपोज स्कीम में भी पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। पेपर नंबर 2 है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर नंबर 2 है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करंट स्कीम में, पर प्रपोज्ड स्कीम में उसको कर दिया एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होगा, मेरे को लगता है थोड़ा सीएफए रिलेटेड कोर्स अपने यहाँ पे आ सकता है सीए फाइनल में। उसके बाद पेपर नंबर 3 है एडवांस ऑडिटिंग है प्रोफेशनल एथिक्स, प्रपोज स्कीम में भी सेम है, एडवांस ऑडिटिंग है प्रोफेशनल एथिक्स है। पेपर नंबर 4 इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस करंट स्कीम में, बट यहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया है सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल के अंदर। अब ये सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल क्या है वो मैं आगे डिस्कशन करूंगा, बट एक चीज है, मान लो कि जब आप अपना फाइनल का एग्जाम लिखोगे तो आपको पेपर नंबर 4 जो है वो निकल चुके हैं आपके सिलेबस से, तो पेपर नंबर 4 इज गॉन। उसके बाद पेपर नंबर 5 अपनी करंट स्कीम में है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सबके लिए एक सबसे खतरनाक सब्जेक्ट हो सकता है ये ग्रुप 2 में, आई कैन बेट अपॉन इट। तो अगेन ये वाला जो सब्जेक्ट है इट हैज बीन शिफ्टेड टू सेल्फ पेस्ड ई लर्निंग मॉड्यूल। तो ये वाला भी जो मॉड्यूल है, मतलब ये वाला जो पेपर है, अगेन इसको सीए फाइनल से निकाल दिया है, इसको सेल्फ लर्निंग में डाल दिया है, वो आगे डिस्कशन हम करेंगे। तो आप देख सकते हो पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 5 निकल चुके हैं हमारे सीए फाइनल से। उसके बाद है अपना पेपर नंबर 7, दैट इज पेपर नंबर 6 हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज अपना इलेक्टिव वाला करंट स्कीम में। पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये हो चुका है अपना पेपर नंबर 4 अंडर द प्रपोज स्कीम, दैट इज डायरेक्ट टैक्स लॉज इंटरनेशनल टैक्सेशन। उसके बाद पेपर नंबर 8 हमारा इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, जो हमारा हो चुका है पेपर नंबर 5, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स
लॉस। उसके बाद यहाँ पे चीज आईसीए ने बताया कि भाई एथिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बी इंटीग्रेटेड विद द करिकुलम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन द फाइनल लेवल। तो कुछ ना कुछ एथिक्स से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ आईटी रिलेटेड होगा इन ऑल द पेपर्स। अब वो कैसा आईसीए उसको ब्लेंड करेगा वो देखना पड़ेगा जब हमारा सिलेबस आएगा। बट मोटा मोटी आप समझे कि फाइनल के जो पेपर नंबर 4 था करंटली, दैट इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, एंड पेपर नंबर 5 दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इसको आईसीए ने निकाल दिया है अंडर द प्रपोज स्कीम। एंड इन दोनों को निकाला नहीं है, इन दोनों को सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल में डाला है, बट इसको फाइनल के पेपर्स में नहीं रखा है। तो इफेक्टिवली आपके फाइनल के टोटल 6 पेपर हो जाएंगे। पेपर नंबर 1 होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर नंबर 2 हो जाएगा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर नंबर 3 होगा एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, एंड पेपर नंबर 5 होगा डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो ये अपना हो गया पेपर नंबर 4। फिर आ जाएगा अपना पेपर नंबर 5 दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, एंड आ जाएगा अपना पेपर नंबर 6 इन आवर प्रपोज्ड स्कीम। ठीक है, तो अभी करंटली अपना जो पेपर नंबर 6 है वो इलेक्टिव है। टोटल अपने पास 6 इलेक्टिव होते हैं, पेपर नंबर 6A to 6F, बट यहाँ पे ये 6 के 6 इलेक्टिव अभी नहीं है। एंड यहाँ पे एक सिंगल पेपर आईसीए ने इंट्रोड्यूस किया दैट इज इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, IBS, दैट इज इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी में मेरे को लगता है आईसीए कहीं से भी क्वेश्चंस बना के पूछेगा। शायद वो टैक्सेशन से पूछ सकता है, FR से पूछ सकता है, SFM से पूछ सकता है, जैसे कि अपने पेपर नंबर 6F में होता है करंटली, जहां पे आईसीए किधर से भी क्वेश्चन पूछता है। तो लेट्स सी इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस के ऊपर थोड़ा एक बार सिलेबस आ जाने दो, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आने दो, तो वी कैन हैव अ प्रॉपर डिस्कशन। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी दे दिया, दैट मीन्स कि भाई मल्टीपल चीज आईसीए पूछ सकता है, चाहे वो टैक्सेशन रिलेटेड हो, मैनेजमेंट रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड हो, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड हो। सो अभी वहाँ पे एक बार हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। नंबर ऑफ पेपर्स करंटली 8 पेपर्स डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स ऑफ 4 पेपर्स ईच, बट अब जो प्रपोज थे टोटल 6 पेपर ही होने वाले, एंड विच विल अगेन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 3 पेपर्स ईच। उसके बाद यहाँ पे अगर हम मैनर ऑफ असेसमेंट देखें तो इट इज पार्शियली ऑब्जेक्टिव एंड पार्शियली सब्जेक्टिव एंड क्लोज्ड बुक एंड रेस्ट्रिक्टेड पेपर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियली ऑब्जेक्टिव होता था, पार्शियली सब्जेक्टिव होता था। तो अपने 4 पेपर में अपने को 30 मार्क्स की एमसीक्यूज पूछे जाते थे, प्लस इलेक्टिव में 40 मार्क्स की एमसीक्यूज पूछे जाते थे। तो टोटल 160 मार्क्स की एमसीक्यूज पूछे जाते थे आउट ऑफ 800 करंटली। ठीक है, और यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। बट अब देखते हैं क्या आईसीए ने प्रपोज किया है। तो सबसे पहले भाई पार्शियली ऑब्जेक्टिव एंड पार्शियली सब्जेक्टिव, तो आप देख सकते हो सारे के सारे पेपर में there would be MCQ of 30 marks and there would be a descriptive of 70 marks। तो अब FR में भी MCQ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, SFM में भी MCQ इंट्रोड्यूस हो जाएगा इन ऑल द पेपर्स। यहाँ पे आईसीए ने लिखा है, तो सारे पेपर्स में MCQ इंट्रोड्यूस होने वाला है 30 मार्क्स। तो हम कह सकते हैं कि भाई 600 मार्क्स में से 180 मार्क्स के MCQs तो होंगे ही होंगे। उसके बाद इट विल बी ओपन बुक या रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक पैटर्न ऑफ असेसमेंट। ठीक है, अब ये ओपन बुक तो आई थिंक कोई कोई पेपर शायद आईसीए ओपन बुक रख सकता है, एंड रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक का मैं मतलब अब तक समझा नहीं, बिकॉज रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक वुड बी कि भाई आप बुक्स लेके जा सकते हो, बट देयर वुड बी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ बुक्स या टाइप ऑफ बुक्स। अब आई एम नॉट श्योर कि रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक का मतलब है कि भाई बिल्कुल ही बुक नहीं लेके जाते, बिकॉज अगर ऐसा होता तो यहाँ पे वो लोग क्लोज्ड बुक लिख सकते, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे करंटली लिखा है, बिकॉज करंटली इट इज क्लोज्ड बुक, आप कोई भी बुक लेके नहीं जा सकते हो इन इलेक्टिव पेपर के अलावा। बट यहाँ पे आईसीए ने लिखा है रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक, और इंटरमीडिएट में क्या लिखा था, क्लोज्ड बुक लिखा था। मतलब इंटरमीडिएट में तो कोई भी पेपर में आपको अलाउड नहीं रहेगा बुक लेके जाने को। फाइनल लेवल पे आईसीए ने लिखा ओपन बुक / रेस्ट्रिक्टेड बुक। तो मे बी इसका मतलब वो आईसीए देयर वुड बी सर्टेन पेपर्स जो कंप्लीटली ओपन बुक होंगे, देयर वुड बी सर्टेन पेपर्स जो रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक होंगे, बट मे बी सारे पेपर्स में क्लोज्ड बुक या रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक का कॉन्सेप्ट मिलेगा, एंड कोई भी ऐसा पेपर नहीं रहेगा जो क्लोज्ड बुक हो पूरी तरह से। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन। अब लेट्स सी आईसीए क्या करता है एग्जैक्टली। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड या फिजिकल एग्जामिनेशन, अब वो पता नहीं कंप्यूटर बेस्ड कैसे होगा। उसके बाद यहाँ पे अगेन जो मैंने बताया था कि भाई आईसीए फाइनल लेवल पे भी सोच सकते हैं नेगेटिव मार्किंग का फॉर एमसीक्यूज। उसके बाद एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन फाइनल एग्जामिनेशन करंटली अ पर्सन हु हैज क्वालिफाइड सीए इंटरमीडिएट वो कर सकता था रजिस्ट्रेशन फॉर सीए फाइनल। उसके बाद उसको अपनी 2.5 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दैट इज आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ती थी, और उसको अपना एडवांस आईटीटी और एमसीएस कंप्लीट करना पड़ता था। बट अभी प्रपोज क्या किया आईसीए ने वो लिखते हैं। सबसे पहले भाई कैंडिडेट हु हैज पास्ड बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ओके, अभी जो बोथ ग्रुप पास किया वही एग्जामिनेशन दे सकता है, पहले भी ऐसा ही था। उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड द सेकंड लेवल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज। तो मेरे हिसाब से वो शायद अपना एडवांस आईटीडी या एमसीएस की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्वालिफाइड फॉर 4 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स। ठीक है, तो
देर आर सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स, हमें पता चल रहा है दैट यू हैव टू डू सेल्फ पेस, मतलब कि आपको खुद करना है और अपने स्पीड से आप कर सकते हो। तो आप उसको चाहो तो 2 महीने में कर सकते हो या 6 महीने में कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। बट यहाँ पे टोटल 4 सेल्फ पेस मॉड्यूल्स है एंड क्वालिफाइड लिखा है। क्वालिफाइड मतलब क्या कि भाई वो एग्जामिनेशन होगा, उसका भी सेल्फ पेस मॉड्यूल जो आप पढ़ रहे हो उसका भी एग्जामिनेशन होगा। तो टोटल 4 सेट्स होने वाले सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल से, वो क्या है हम आगे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपको 6 मंथ्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओनली, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो हमारी आर्टिकलशिप है वो अभी 2 ईयर्स की हो गई है। तो लोग बोल रहे थे कि अगर 2 ईयर्स की आर्टिकलशिप हो गई है तो भाई हम तो 20 साल की उम्र में सीए बन जाएंगे, बट दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज आप अपना अटेम्प्ट दे सकते हो। कब दे सकते हो? तो लेट्स से अगर आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो रही है बिफोर 30th सितंबर, अगर आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो रही है बिफोर 30th सितंबर, तो आपका जो अटेम्प्ट ड्यू होगा वो होगा मई अटेम्प्ट। एंड अगर आपकी आर्टिकलशिप ड्यू हो रही है खत्म हो रही है बिफोर 30th अप्रैल, तो आपका जो अटेम्प्ट होगा वो होगा नवंबर अटेम्प्ट। तो लेट्स से कि आपकी आर्टिकलशिप 2 साल की थी, लेट्स से मेरी आर्टिकलशिप मेरी खत्म हुई ऑन 30th अगस्त 2024, ठीक है, मैंने उसको चालू किया था 30th अगस्त 2022 को, और मेरी आर्टिकलशिप खत्म हो रही है 30th अगस्त 2024। उसके बाद मेरी आर्टिकलशिप 30th सितंबर के पहले खत्म हो रही है, तो इसका मतलब मेरा हो जाएगा मई अटेम्प्ट। तो मेरा जो अटेम्प्ट होगा वो ड्यू होगा मई 2025। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो 6 मंथ्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी उसके 6 महीने बाद जो भी अटेम्प्ट ड्यू पड़ रहा है वो वाला आपका अटेम्प्ट होगा। तो मेरी आर्टिकलशिप खत्म हो रही थी 27 अगस्त 2024 को, तो उसके 6 महीने बाद कौन सा अटेम्प्ट ड्यू पड़ेगा? मई 2025 वाला अटेम्प्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका बेसिकली जो अभी करंटली होता था कि भाई आपको 2.5 ईयर्स के बाद ही देना है एग्जाम, अभी भी 2.5 ईयर्स के बाद ही है, बट पहले क्या होता था 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी, तो आफ्टर एग्जाम ऑल्सो आपको अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ती थी। बट अभी सिंपल रखा आईसीआई ने बोला कि भाई आप अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लो, 5-6 महीना छुट्टी ले लो, फिर आराम से अपना पेपर अटेम्प्ट करो। तो 6 months आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज हेल्ड। तो मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया। उसके बाद ये हो गया। अभी बात करते हैं अबाउट सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स। तो सिंस द नंबर ऑफ पेपर्स आर बीइंग रिड्यूस्ड बाय 2 एट ईच इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल, तो पहले इंटर में 8 पेपर होते थे, अब 6 पेपर होंगे। सिमिलरली पहले फाइनल में 8 पेपर होते थे, अब 6 पेपर होंगे। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लोड ऑफ स्टूडेंट्स, 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स encompassing different fields to be introduced। तो बेसिकली टोटल 4 सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स आईसीआई इंट्रोड्यूस करने वाला है। इट विल कंप्राइज ऑफ सब्जेक्ट विच स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट एंड क्वालिफाई एट देयर ओन पेस, मतलब जब उनकी मर्जी होगी वो हिसाब से वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते आफ्टर क्वालिफाई इंटरमीडिएट लेवल। तो ये जो 4 पेपर होने वाले ऑफ सेल्फ लर्निंग ये आपके होंगे आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ योर इंटरमीडिएट लेवल, मतलब आप अपना इंटर के दोनों ग्रुप्स क्लियर करोगे, उसके बाद ही आप ये जो अपनी 4 सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। A student has to qualify these online modules for taking the final examination। मतलब क्या, आपको अगर अपना फाइनल एग्जामिनेशन देना है तो आपको ये जो अपनी 4 सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स है उसका आपको कंपल्सरीली कंप्लीट करना पड़ेगा, प्लस एट द सेम टाइम उसको पास करना पड़ेगा। अगर आप उस चारों को पास नहीं करते हो तो आप अपना फाइनल एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। एज द नेम सजेस्ट स्टूडेंट कैन लर्न एंड क्वालिफाई दीज मॉड्यूल्स एट देयर ओन पेस, मतलब जब उनकी मर्जी होगी जिस हिसाब से उन्हें करना होगा वो वैसे कर सकते हैं, बट ओनली आफ्टर क्वालिफाइंग देयर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दे कैन डू इट। After qualifying the intermediate examination, the minimum marks for qualifying in each module is 50%, जो पास परसेंटेज है वो 50% है। The marks obtained will not be aggregated. This is a very important point. The marks obtained will not be aggregated with marks obtained in the core papers for the purpose of assessment। तो बेसिकली फाइनल में आपके 6 पेपर होने वाले, 600 मार्क्स के पेपर होने वाले फाइनल लेवल पे, तो उसका जो असेसमेंट होने वो जो मार्किंग आपको दिए जाने वाली है दैट वुड बी सोलली गिवन ऑन द बेसिस आप कैसे परफॉर्म करते हो वो 6 पर्टिकुलर पेपर में। आपके जो 600 मार्क्स में से ये जो 4 मॉड्यूल्स है उसके मार्क्स को एड अप नहीं किया जाएगा एट ऑल। तो वो जो 4 सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स जो आप करने वाले वो अलग है, जो फाइनल का पेपर देने वाले वो अलग है, दोनों के मार्क्स को ऐड नहीं करेगा आईसीआई। उसके बाद सच क्रिएटिव कॉम्बिनेशन और डिसिप्लिन वुड इंक्लूड क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड फैसिलिटेट इनोवेटिव रीजनिंग इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स दिए, जिसको जो हिसाब से सही लगता है वो उसको कर सकता है। अब ये कौन से 4 मॉड्यूल है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला जो है वो 4 सेट में डिवाइडेड है अपना सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल, दैट इज सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। ठीक है, तो सेट ए अपना हो गया इकोनॉमिक लॉस, दैट इज अ कंपलसरी ऑनलाइन मॉड्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉर्पोरेट लॉ है आपको उसको सिर्फ इंटरमीडिएट में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको फाइनल में भी नहीं पढ़ने वाले बिकॉज पेपर निकल गया है। एंड वो जो पेपर है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लॉज ले गया। ठीक है,
दिस इज अ कंपल्सरी ऑनलाइन मॉड्यूल। तो इकोनॉमिक लॉज के अंदर जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे, जितने भी आपके मॉड्यूल्स होंगे, आपको उसको पूरा का पूरा कंपल्सरी करना ही पड़ेगा, उसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सेट बी अपना स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो आपको पता था फाइनल में 2 पेपर निकले, एक तो था कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। तो कॉर्पोरेट लॉ तो आई थिंक पूरा निकल गया, सिर्फ इकोनॉमिक लॉ बचा जिसको उन्होंने सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल में इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद अपना था स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो आईसीएआई ने उसको निकाल के फाइनल में से निकाल के सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल में डाल दिया। अगेन ये कंपल्सरी मॉड्यूल जो आपको कंपल्सरीली करना पड़ेगा विदाउट एनी ऑप्शंस, यू हैव टू डू इट। उसके बाद बात करते हैं सेट सी, दैट इज अ स्पेशलाइजेशन मॉड्यूल। उसके बाद बात करते हैं सेट सी, दैट इज स्पेशलाइजेशन मॉड्यूल। तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे मॉड्यूल्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी एक चूज करना है, ठीक है। 1 टू बी चूजिंग आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शन। कौन कौन सी चीजें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगी वो देखते हैं। उसके बाद होगा सेट डी, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी मॉड्यूल। यहाँ पे अगेन आपको एक चूज करना पड़ेगा फ्रॉम अवेलेबल वेरियस ऑप्शन, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाई क्या क्या है। तो सबसे पहले भाई सेट ए, दैट इज कंपल्सरी ऑनलाइन मॉड्यूल इकोनॉमिक लॉस में। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी विच आर कंपल्सरी, आपको करना ही पड़ेगा ये सारे चैप्टर्स। सबसे पहले तो अपना हो गया फेमा जो अपने को फाइनल लेवल पे था, फिर हो गया आईबीसी जो अपने को फाइनल लेवल पे था, फिर हो गया पीएमएलए जो अपने को फाइनल लेवल पे था अगेन, फिर कंपटीशन एक्ट अगेन ये अपने को इलेक्टिव में था, फिर हो गया सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ये अपने को फाइनल लेवल पे था। एंड एक ही है पूरा एक्चुअली, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ये पूरा एक ही लॉ का नाम है। उसके बाद रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, ये अपने को इकोनॉमिक लॉस में था, इलेक्टिव में था। अभी इसको उन्होंने कंपलसरी ऑनलाइन मॉड्यूल में शिफ्ट कर दिया है। और उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, अगेन ये अपने इलेक्टिव में था। तो इस तरह से ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको कंपलसरीली करने पड़ेंगे। इसके अंदर कोई आपको ऑप्शन नहीं है कि आप कोई चैप्टर छोड़ सकते हो अंडर सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल। उसके बाद बात करते हैं सेट नंबर बी, दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो मेरे हिसाब से तो पूरा का पूरा जो अपना पेपर नंबर 5 है ऑफ सीए फाइनल करेंटली एससीएमपी, इसको ये लोग सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल में लेके चले गए। उसके बाद बात करते हैं सेट सी, दैट इज ऑप्शनल ऑनलाइन मॉड्यूल, दैट इज अ स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव। यहाँ पे सब्जेक्ट्स विच आर ग्लोबली रेलेवेंट फॉर पोजिशनिंग सीए क्वालिफिकेशन एज अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन। ये जितने भी 10 मॉड्यूल्स है उसमें से कोई भी आप एक मॉड्यूल सिलेक्ट कर सकते हो आपको जो इंटरेस्टिंग लगता हो। तो कौन से 10 मॉड्यूल है? सबसे पहले तो भाई रिस्क मैनेजमेंट है, फिर आ गया इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, फिर गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इकोसिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, फॉरेंसिक ऑडिट, वैल्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स, वैल्यूएशन, फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे टोटल 10 मॉड्यूल्स आईसीएआई ने दिए ना, आपको कोई भी एक मॉड्यूल को कंपल्सरीली करना है। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। उसके बाद सेट डी ये एक बहुत ही अलग सा सेट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है विच आई लाइक पर्सनली। जिसमें क्या था, टुवर्ड्स डेवलपिंग इनहेरेंट ट्रेट्स ऑफ सीए स्टूडेंट्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच envisaged in the नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आपको पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी लास्ट ईयर, एंड उसके तहत आईसीएआई ने यहाँ पे अलग मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है। अगेन ये कंपलसरी मॉड्यूल है। इसके अंदर टोटल आपको 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैप्टर्स मिलेंगे या फिर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज मिलेंगे, एंड यू हैव टू चूज एनी वन मॉड्यूल। तो ये 5 मॉड्यूल में से आपको कोई एक मॉड्यूल चूज करना है। वो कौन से 5 मॉड्यूल है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल आई फील। नंबर 2 इज साइकोलॉजी इंक्लूडिंग सेल्फ अवेयरनेस, फिर एंटरप्रेन्योरशिप, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू इंक्लूड एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन टू इंक्लूड एडवोकेसी, मतलब हाउ कैन यू कम्युनिकेट इन अ बेटर वे, शायद ये होगा। अगेन 5th है फिलोसॉफी। तो ये 5 मॉड्यूल में से कोई भी एक मॉड्यूल आपको करना है अंडर सेट डी। तो अगेन ये वाला जो मॉड्यूल है मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा है, which is like it is little different from a traditional CA, that is आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज मिलेगा, which is I think a very good thing। एंड ये जो 5 के 5 मॉड्यूल्स है बहुत अलग टाइप के मॉड्यूल्स हैं which are very good I feel। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, दैट इज आर्टिकलशिप रिलेटेड बातें करना चालू करते हैं। जो लोग वेट कर रहे थे, ड्यूरेशन सबसे बड़ा चेंज, स्टार मार्क कर लीजिए ये जो दिन है, दैट इज 3 जून का जो डे है, इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ रेवोल्यूशनरी चीज, बिकॉज आई थिंक लाइक बहुत टाइम से, मतलब आई थिंक लास्ट 20-25 ईयर्स से 3 years ऑफ आर्टिकलशिप लोग किए जा रहे हैं। इट वॉज द नीड ऑफ द आवर। मेनी ऑफ दी मेंबर्स वर प्रपोजिंग कि भाई आर्टिकलशिप जो 3 साल का है बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स लोग भी बोल रहे थे बहुत ज्यादा है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आईसीएआई ने अभी इंट्रोड्यूस किया है 2 years ऑफ आर्टिकलशिप। बट यहाँ पे क्या है, ठीक है, क्या है वो देखते हैं।
2 years ऑफ आर्टिकलशिप हो चुका है, बट 1 year ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन द सीए फॉर्म फॉर मेंबर्स अप्लाइंग फॉर सीओपी। मतलब क्या कि भाई आफ्टर क्वालिफिकेशन अगर आपको सीए प्रैक्टिस करनी है तो पोस्ट योर आर्टिकलशिप ऑफ 2 years आपको 1 साल काम करना पड़ेगा अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड उसके बाद ही आपको सीओपी मिलेगी। बट लेट्स से आपने 2 साल की आर्टिकलशिप कर ली, उसके बाद आप इंडस्ट्री चले गए, आपको अपनी प्रैक्टिस चालू नहीं करनी, तो फिर आपको ये जो पोस्ट क्वालिफिकेशन में आपको सर्व करना है अंडर अ मेंबर, इट इज नॉट कंपल्सरी, बिकॉज आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तो चाहिए ही नहीं। तो ये वाला जो चीज़ है सिर्फ उन लोग के लिए एप्लीकेबल होगा जो सोच रहे कि मेरे को आफ्टर क्वालिफिकेशन मेरे को प्रैक्टिस चालू करनी है। उसके बाद बाकी सब तो सेम ही है, डायरेक्ट एंट्री रूट। हाँ, बट यहाँ पे और एक मेजर चेंज भाई, आप जो आर्टिकलशिप चालू कर सकते हो वो चालू कर सकते हो आपके बोथ ग्रुप्स, सुन लेना ध्यान से, आपके बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट पास होंगे, उसके बाद ही आप अपनी आर्टिकलशिप चालू कर सकते हो। पहले कैसा होता था कि अगर आपने इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दोनों में से कोई भी ग्रुप क्लियर कर लिया तो आप अपनी आर्टिकलशिप चालू कर सकते थे। अगर आपने बोथ ग्रुप किया है क्लियर तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, बट पहले अगर आपको एक ग्रुप भी क्लियर कर लेते तो भी आप अपनी आर्टिकलशिप चालू कर सकते थे। बट यहाँ पे आईसीए ने ऐसा नहीं बोला है। यहाँ पे आईसीए ने बोला आफ्टर पासिंग बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट एंड ऑब्वियसली कंप्लीशन ऑफ अपना आईटी एंड ओटी, उसके बाद ही आप चालू कर सकते हो। बट यस, यहाँ पे आप अपना बोथ ग्रुप्स क्लियर करने के बाद ही अपनी आर्टिकलशिप चालू कर सकते हो। ये अगेन एक नया चेंज है, एंड पता नहीं, मतलब आई थिंक इनका लॉजिक ये होगा कि भाई एक इंटरमीडिएट वाला बच्चा अगर दोनों ग्रुप क्वालिफाई करे तभी वो केपेबल हो सकता है आर्टिकलशिप करने के लिए। एंड ऑनेस्टली अभी जैसा कि आर्टिकलशिप का पीरियड तो रिड्यूस कर दिया है, तो उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ लीव्स है वो भी रिड्यूस कर दिए। तो पहले 3 साल में हमें 156 डेज की लीव मिलती थी, ठीक है, पहले 3 years ऑफ आर्टिकलशिप में। अब कितनी मिलने वाली है वो आगे देखेंगे हम। तो लीव्स करंटली हमें मिलता था 1/7 ऑफ द पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो मोटा मोटी 156 लीव्स आपको मिल जाती थी। बट अभी जो प्रपोज किया गया है वो प्रपोज किया गया है 12 लीव्स इन अ ईयर, मतलब आपको दोनों साल ऑफ आर्टिकल्स में मिला के सिर्फ 24 लीव्स ही मिलेगी। तो यहाँ पे लीव्स को ड्रास्टिकली आईसीआई ने कट डाउन कर दिया है। क्यों कट डाउन किया? बिकॉज अगेन आपका जो 2 आर्टिकलशिप है उसको कम कर दिया है, एंड आपको जो अपना फाइनल का अटेम्प्ट देना है वो देना है 6 महीने बाद आपका कंप्लीट जब होगा आर्टिकलशिप, तो आपके फाइनल को पढ़ने के लिए बहुत टाइम है। तो इस हिसाब से आईसीआई ने नंबर ऑफ लीव्स है उसको सिर्फ 12 लीव्स कर दिया इन अ ईयर, ठीक है। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो इन द सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, ठीक है। ट्रांसफर अगेन फर्स्ट ईयर में फ्रीली अलाउड है ट्रांसफर, सेकंड ईयर में अगेन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे तभी आपको ट्रांसफर मिलेगा। स्टाइपेंड को आईसीआई ने इंक्रीज कर दिया, बट यहाँ पे मैं जितना बोलूँ उतनी कम लगती है स्टाइपेंड, लेट्स नॉट गेट देयर। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो मैंने बताया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको तभी मिलेगा जब आप पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल अंडर प्रैक्टिसिंग फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर काम करते हो 1 साल तक, तभी जाके आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा अगर आपको चाहिए तो ये हो गया हमारा पूरा डिस्कशन जो हमारा न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन था। एक बार क्विकली उसको समराइज करते हैं। तो ड्राफ्ट स्कीम ऑफ एजुकेशन 2 तरह के रूट होते हैं। अब तो अपना फाउंडेशन रूट हो गया, दूसरा हो गया डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट के लिए सबसे पहले तो आप रजिस्टर करोगे विद बोर्ड ऑफ स्टडीज आफ्टर पासिंग क्लास 10 और क्लास 12 के बाद ये आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद स्टेप 2 में आप यहाँ पे 4 पेपर्स होंगे वो दोगे। 4 पेपर कौन से है, एक सेकंड, 4 पेपर आप वो दोगे, दैट इज अकाउंटिंग पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ, पेपर नंबर 3 इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पेपर नंबर 4 इज बिजनेस इकोनॉमिक। पेपर नंबर 1 और 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब 100 and 100 मार्क्स के उसमें आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, एमसीक्यू नहीं होगा पेपर नंबर 1 और 2 में। पेपर नंबर 3 और 4 में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मिनिमम 5%, जैसा कि मैंने आपको बताया 50 मार्क्स हो चुका है विद नेगेटिव मार्किंग। तो 50 मार्क्स आपको चाहिए इन ईच ऑफ द पेपर बेयर मिनिमम, प्लस यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्किल रिक्वायरमेंट क्या होगी, नॉलेज होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, एप्लीकेशन होगा। उसके बाद डायरेक्ट एंट्री रूट से अगर आप आ रहे हो तो अगर आपके 55% मार्क्स है, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर आपके 55% मार्क्स है, आप सीधा सी इंटरमीडिएट दे सकते हो। या फिर अगर आप कोई दूसरे स्ट्रीम के हो जैसे आर्ट्स हो गया और साइंस हो गया तो आपको 60% मिनिमम चाहिए। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, आप कंप्लीट कर लोगे, अपना क्वालिफाई कर दोगे फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन, एंड उसके बाद आपको 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड मिलेगा फॉर गिविंग अ सीए इंटरमीडिएट। तो आप क्वालिफाई कर दिए फाउंडेशन, फिर आप सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कर दोगे। 8 मंथ्स का जो आपका स्टडी पीरियड है उसको कंप्लीट कर लोगे। फिर 8 महीने बाद आप अपना सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप्स होंगे, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 साथ में दे सकते हो या फिर अलग अलग भी दे सकते हो। तो टोटल अपने 6 पेपर होंगे। ग्रुप 1 में अपने 3 पेपर होंगे, ग्रुप 2 में अगेन अपने 3 पेपर होंगे। तो ग्रुप 1 में पेपर नंबर 1 हो गया एडवांस अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 हो गया लॉ, पेपर नंबर 3 हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर ग्रुप 2 में पेपर नंबर 4 हो गया टैक्सेशन, पेपर नंबर 5 हो गया ऑडिटिंग एंड कोड ऑफ एथिक्स, एंड पेपर नंबर 6 हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क का। असेसमेंट हो गया पार्शियली ऑब्जेक्टिव एंड पार्शियली सब्जेक्टिव एंड क्लोज्ड बुक। देखा मैंने बोला
था इंटरमीडिएट में, ओपन बुक का कॉन्सेप्ट है नहीं और रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पूरा का पूरा क्लोज्ड बुक का मतलब आपको कोई भी बुक लेके जाने का चांस नहीं मिलेगा कोई भी पेपर में। फिर उसके बाद 30% केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड 70% डिस्क्रिप्टिव होंगे इन ऑल द पेपर्स। पास परसेंटेज सेम है, 40% चाहिए आपको ईच ऑफ द पेपर में, एग्रीगेट में 50% चाहिए। फिर यहाँ पे जो स्किल का रिक्वायरमेंट होगा, कौन सा रिक्वायरमेंट होगा, एप्लीकेशन एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्विंग मॉडरेटली हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होगा। फिर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऑन अटेम्प्ट कुछ है क्या, नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कंप्लीट करोगे अपने मैंडेटरी कोर्सेज, दैट इज IT एंड OT, जो 180 से 240 आवर्स के बीच में रेंज करेंगे। एंड यू हैव टू रजिस्टर फॉर अंडरगोइंग अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर 24 मंथ्स, दैट इज अपना आर्टिकलशिप जो है उसको 24 मंथ्स की आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी आफ्टर पासिंग ऑफ बोथ ग्रुप्स। एक सेकंड है, यहाँ पे आफ्टर पासिंग ऑफ बोथ ग्रुप्स आप देख सकते हो ऑफ सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप दोनों ग्रुप क्लियर करते हो तो ही आप आर्टिकलशिप चालू कर सकते हो। उसके बाद आपको 12 दिन की लीव मिलेगी ईच ईयर पे, 2 साल में आपको 24 डेज की लीव मिलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका स्टेप नंबर 7 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 8 में आप कंप्लीट करोगे अपने मैंडेटरी कोर्सेज ऑफ 180 to 240 आवर्स के ऑफ क्या, MCS एंड एडवांस ITT, जो अपने को करना पड़ता है बिफोर फाइनल एग्जामिनेशन। ऑल्सो आपको अंडरगो करना है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो मैं अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग। जो अपने आर्टिकलशिप अभी पता है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपने असेसमेंट होते हैं, तो वो वाला भी ऐसे कंटिन्यू रखने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 9 में आपको वो अपने जो 4 मॉड्यूल्स, जो अपने को 4 सेल्फ लर्निंग लर्निंग कोर्सेज करने थे, वो यहाँ पे आपको कंप्लीटली उसको साइमल्टेनियसली अपने आर्टिकलशिप में उसको कंप्लीट करना है, या फिर आप उसको अपने अटेम्प्ट से पहले, बट आपको उसको कंप्लीट करना है कंपल्सरीली। तो अपना हो गया सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। ये 4 सेट्स हमने डिटेल में डिस्कशन किए थे। सेट ए अपना इकोनॉमिक लॉस, सेट नंबर बी डाटा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सेट सी में आप अपना स्पेशलाइजेशन ले सकते हो, सेट 4 में अपना जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, वो यहाँ पे ICAI ने इंट्रोड्यूस कर दिए है। तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 9। तो ये बात याद रखना कि ये जो भी आपके सेट ABCD है प्लस ये जो एडवांस ITT और MCS है, आपको उसको अपने अटेम्प्ट से पहले कंप्लीट करना है। मतलब जब भी आपका अटेम्प्ट होगा उससे पहले आपको कंप्लीट करना है। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आप उसको अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ही कंप्लीट करना है। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको उसको आर्टिकलशिप के साथ में ही कंप्लीट करना है। आप चाहो तो आर्टिकलशिप के बाद भी कंप्लीट कर सकते हो, बट बिफोर गिविंग योर फाइनल एग्जामिनेशन आपको उसको कंप्लीट करना है। फिर आप अपना CA फाइनल का एग्जामिनेशन दोगे। अगेन 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 3 पेपर है, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर है। ग्रुप 1 में फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड पेपर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड पेपर एडवांस ऑडिटिंग प्रोफेशनल एथिक्स। ग्रुप 2 में फोर्थ पेपर हो गया अपना डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, फिफ्थ पेपर हो गया इंडायरेक्ट टैक्स लॉस एंड सिक्स्थ हो गया अपना इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस। असेसमेंट देख लो, ओपन बुक एंड रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक, क्लोज्ड बुक नहीं लिखा है यहाँ पे ICAI ने, तो मे बी शायद सारे पेपर्स में ओपन बुक या फिर रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक आपको देखने मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 30% MCQs होंगे, 70% डिस्क्रिप्टिव होगा। अब जो 30% MCQs होंगे वो सारे के सारे पेपर में होंगे, मतलब 6 के 6 पेपर में होंगे। उसके स्किल रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो एप्लीकेशन एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस हो सकता है। बेसिकली एप्लीकेशन एंड आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा मेजरली एट CA फाइनल लेवल्स। उसके बाद देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। उसके बाद इफ अ स्टूडेंट हैज पास बोथ द ग्रुप्स ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, वो क्या करेगा, ही विल अप्लाई एंड बिकम अ मेंबर। ठीक है, ही विल अप्लाई एंड बिकम अ मेंबर। अगर उसको COP चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगेन 1 साल का उसको ट्रेनिंग करना पड़ेगा अंडर अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके बाद उसको COP मिल जाएगी। अगर उसको COP नहीं चाहिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, वो सीधा मेंबरशिप नंबर अपना एनरोल करवा के मेंबर बन सकता है। बट मान लो एक बंदा क्वालिफाई नहीं कर पाता, ठीक है, इफ स्टूडेंट डज नॉट क्वालिफाई फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, तो उसके लिए क्या है सर, उसके लिए मैं बताता हूँ क्या है। उसके लिए ICAI ने नया रूट निकाला, दैट इज एग्जिट रूट। तो आपको पता होगा बहुत सारे लोग ना CA फाइनल पे आके अटक जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि अभी हम जिंदगी में क्या करें, बिकॉज उनके ऑलरेडी 3-4 साल लग जाते हैं CA कोर्स में, वो क्लियर नहीं कर पाते। तो उनके लिए ICAI ने क्या प्रपोज किया, उनके लिए ICAI ने प्रपोज किया है एक बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट की सर्टिफिकेट, विच इज बेसिकली a degree that would be awarded on fulfillment of certain conditions which are, सबसे पहले तो भाई he has passed both groups of CA intermediate। ऑब्वियसली अगर वो CA इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स पास करा तभी जाके वो अपनी आर्टिकलशिप चालू कर सकता है, तभी जाके वो फाइनल दे सकता है। ही हैज कंप्लीटेड हिज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब उसको अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी है 2 साल की। ही हैज कंप्लीटेड द सॉफ्ट स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज, दैट इज एडवांस ITT और MCS। उसके बाद ही हैज आल्सो क्वालिफाइड फॉर द 4 सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स, जो मैं आपको बताया ना सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स, उसको भी उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसे दिया जाएगा बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट की डिग्री। अब ये डिग्री का क्या सैलरी होगा, क्या होगा, वो तो मैं देखना पड़ेगा, बट एटलीस्ट उसको एक डिग्री तो मिल जाएगी अगर वो CA फाइनल नहीं क्लियर कर पा रहा है तो। एंड
उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स एंड जो कोर्सेज एडवांस ITT MCS है वो सेम है, उसमें कोई मेजर चेंजेस है नहीं। एग्जिट रूट मैंने आपको समझा दिया है, तो बस इतना ही था। आई थिंक काफ़ी कुछ हमने डिस्कशन कर दिया है एंड आई वुड से बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चेंज है ये वाला एंड वी शुड डेफिनेटली गिव ICAI थम्स अप। और ऑब्वियसली देर आर मेनी एरियाज जहाँ पे ICAI ने कवर नहीं किया, जैसे कि मार्किंग स्कीम रिलेटेड हो गया, पेपर चेकिंग रिलेटेड हो गया, फिर उसके बाद डिस्कशन की भाई अपने जो ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, थोड़ा क्विक करना पड़ेगा जो अपना उसका प्रोसेस है ट्रांसफर लेने का। तो थोड़ी बहुत चीज़ें अब तक ICAI ने कवर नहीं की है, बट एटलीस्ट ICAI ऑन दोज लाइन सोच रहा है एंड कलेक्टिवली द CA कम्युनिटी शुड बी हैप्पी कि इतना अच्छा कोर्स ICAI ने इंट्रोड्यूस करवाया है एंड इतने अच्छे अच्छे चेंजेस ICAI ने करवाए हैं। सो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, तो यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अपने कमेंट्स भी जरूर करके बताना कि आपको ये न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन किस तरह से लगा है, कैसा लगा है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।